ये ना कह सके कि हमारी फेलियर है और मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे खत्म हो जाएगा और इस सारे दौरान में इमरान खान को न्यूट्रलाइज करेंगे। मैंगो के आपके फार्म हो तो वहाँ पे डीएचए बन गए हैं। वो गटर पे स्टॉप लगा हुआ है ना यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपकी बहुत पुरजोश डिमांड पर अली खिज़र साहब को फिर रिक्वेस्ट की कि वो आए। अली, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू हैदर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। अली बड़े आपका पॉपुलर प्रोग्राम थे। बड़े लोग देखते हैं। जी जी, आपकी आपका वजह से। प्रोग्राम नहीं नहीं, मुझे तो बड़ा जी, मेरी मदर लॉ भी देख रही हैं और भी लोग देख रहे थे। माशाल्लाह जी, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। नाज़रीन, जैसे आपको पता है, अली खिज़र इज एन एक्सट्रीमली ब्राइट यंग ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट, हेड ऑफ बिजनेस रिसर्च हैं एट बिजनेस रिकॉर्डर, और इनके पास जो सबसे करंट इंफॉर्मेशन होती है ऑन पाकिस्तान की जो मईशत के ऊपर और इकोनॉमिक लैंडस्केप पे होती है। और इनका मैंने आज एक सुबह ट्वीट देखा जो कि बिल्कुल एक मैसिवली वायरल हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज किस्म का है। तो मैंने कहा उसी से शुरू करते हैं। अली, उसमें आपको आईएमएफ के जो पाकिस्तान में रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, एस्तर पेरेज रुइज, लिखती हैं कि अली, जो भी फैसले पाकिस्तान की आइन के फैसले होते हैं या उनकी प्रोविंशियल या जनरल इलेक्शन के होते हैं, वो फैसले खालिसतन सोली पाकिस्तान के हैं। इसमें हमारी कोई, पाकिस्तान का जो प्रोग्राम आईएमएफ कर रहा है उसमें कोई अमल दखल नहीं है, और हम कि वो किस किस्म का ये काम करें। वो कह रही हैं कि आईएमएफ एक जनरल एनवायरनमेंट, जनरल टारगेट्स, एक बड़े सतह पर आपको टारगेट देता है कि आपने अपने पास कैसी जगह बनानी है कि आपके जो खर्चे जो हैं और आपकी जो आमदनी है उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाए। तो ये कैसे, इसका ये क्यों हुआ? ये आपको क्यों भेजा उन्होंने, अली? आज सुबह से एक बात चल रही थी कि जी कि जो हमारे इलेक्शन इस वजह से नहीं पंजाब और केपी में हो रहे कि पंजाब और केपी के पास पैसे नहीं है। और पैसे इसलिए नहीं है कि आईएमएफ जो है उसने फिस्कल डिसिप्लिन किया हुआ है, उसकी वजह से पैसे रिलीज नहीं हो रहे। तो कई लोग इसमें ये इंप्रेशन बना रहे थे कि शायद आईएमएफ की वजह से चूंकि पैसे नहीं इलेक्शन पे देने की इजाजत, तो इलेक्शन नहीं हो रहे। तो मुझे लोग पूछ रहे थे, तो मुझे तो अंदाजा था कि आईएमएफ कभी भी ऐसे बात नहीं करेगा। तो मैंने कहता था भाई आईएमएफ नहीं करेगा ऐसी बात। लेकिन लोग बार-बार पूछ रहे थे, तो मैंने आईएमएफ की जो रिप्रेजेंटेटिव है कंट्री की यहाँ पे एशतर, उनसे रिक्वेस्ट की कि भई आप ज़रा क्लैरिफाई कर दें। उन्होंने क्लैरिफिकेशन भेजी, तो मैंने वो पोस्ट कर दी कि भई ऐसा कुछ नहीं है। और ये आज देखें कि ये पाकि इस हफ्ते में ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि आईएमएफ ने कोई हुकूमत की किसी बात की तरदीद की हो। इससे पहले आपको पता है 3-4 हफ्ते पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ जर्नलिस्ट को एक शोषा छोड़ा जाता था कि जी कि आईएमएफ शायद जो है ना हमारे न्यूक्लियर एसेट्स या उनके मिसाइल्स के पीछे, और हम वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा, ये बात फिर किसी ने कहा कि कोई फ्रेंच जर्नलिस्ट कर रहा है, कोई कह रहा था कुछ कर रहा है, जबकि ये बात मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से निकली थी, जो कि मुझे तो पता चल गई थी कि वो वहाँ से निकली, फिर वो जर्नलिस्ट बात करते हैं, तो वहाँ से आगे निकल गई। और वो फिर करती-करती चाइनीज़ विस्पर की, फिर उसके बाद रज़ा रुबानी साहब ने बोला या बुलवाया गया, उसके बाद फिर इसहाक डार खुद बोले कि जी हम अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल को जो है कॉम्प्रोमाइज़ देंगे, फिर आईएमएफ ने क्लैरिफिकेशन उस पे दी कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अब दूसरी दफ़ा क्लैरिफिकेशन दी है। तो आईएमएफ इस तरह की किसी चीज़ पे कुछ नहीं करता। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, आपने इलेक्शन करना है, ये आपकी चॉइस है। आईएमएफ इस पे कुछ नहीं कहता। आपके न्यूक्लियर एसेट है या आपके डिफेंस के लिए कुछ भी है, आप उसको किस तरह इस्तेमाल करें, आईएमएफ इस पे कुछ नहीं कहता। आईएमएफ ये कहता है कि आपने फिस्कल डिसिप्लिन करना है, आईएमएफ ये कहता है कि आपने करंट अकाउंट मैनेज करना है, आईएमएफ ये कहता है कि आपने मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी ठीक रखनी है। जो मैक्रो इंडिकेटर्स है, जो इकोनॉमी की बातें हैं, वो करने की बात करता है, और वो कैसे करनी है ये आपकी ज़िम्मेदारी है। कि आपने जीएसटी 18% करना है या आपने अमीर आदमी जो टैक्स नहीं देता उसको टैक्स लगाना है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आईएमएफ की नहीं। इस तरह से सूरत-ए-हाल है। तो ये तो एक और आपने बहुत जबरदस्त एक अजीब ब्रेकिंग न्यूज की है। आई आई डोंट वांट टू सेंसेशनलाइज दिस अली, लेकिन आप कह रही हैं कि डिलिबरेटली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर से ये शोशा छोड़ दिया गया कि आईएमएफ किसी तरीके से हमारे जौहरी हथियारों के ऊपर कोई पाबंदी डालना चाह रहा है। और वो एक जगह से बात निकलती 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 जो है रजा रबानी तक पहुंची, और उसके बाद इसहाक डार ने भी सेनेट में कह दिया।
इसके पीछे मकसद क्या था? ये तो बड़ा खतरनाक आप जो बात कह रहे हैं ये है। अच्छा, मुझे नहीं पता इसके पीछे मकसद क्या था, मैं तो सिर्फ़ इतना हुँ, बता रहा हूँ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से लोगों को ये बात की गई, फिर रज़ा रब्बानी ने की और फिर ये कहा। अब इसके बारे में मेरा जो अंदाज़ा है, जो कंजक्चर है, मतलब वो ये है कि चूँकि हमें नज़र आ रहा था कि हमारी आईएमएफ की टॉक्स जो है वो फ़ेल होती नज़र आ रही हैं, तो हुँ, उसका हुँ, हुँ। मुद्दा डाल दिया जाए कहीं पे कि जी ये ना कह सके कि हमारी फेलियर है, पीडीएम का फेलियर है, सागरा का फेलियर है, जिसकी वजह से आईएमएफ नहीं हो पा रहा, तो उसको किसी और चीज़ पे डाल दिया जाए ताकि हम ओह! उससे बाहर निकल आए। तो मुझे लगता ओह! है कि कुछ ऐसी बात थी। अली, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स सेंस। मुझे अब बिल्कुल समझ आ गई। ये इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड मुल्क से कि जी हम ये ज़ाहिर करें कि कोई हमारे जो न्यूक्लियर असासे हैं, उसके ऊपर नज़र डाली है आईएमएफ ने और हम रेज़िस्ट कर रहे हैं और इस वजह से आईएमएफ अपना जो है मायदा फाइनल नहीं कर रहा और इस वजह से हमें पैसे नहीं दे। उफ़, 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 उफ़! ये तो सच और झूठ का चले इससे आगे चलते हैं बिकॉज़ आपने भी कहा कंजेक्चर है, हम सिर्फ असेस ही कर सकते हैं। बिल्कुल अब स मैं बहुत हैरान था जब मैंने ये सुनी, मैंने कहा यार ये वाक़ई अब ये इस तरह भी पॉलिटिक्स जियोपॉलिटिक्स होगी ये शुरू के आईएमएफ से कह दिया कि भाई लॉन्ग रेंज अपने और मुझे तो एक स्पेसिफिकली किसी ने कहा कि जी उन्होंने वो पैसों की हद भी तयन की है कि आप लॉन्ग रेंज स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स पर इतना आपका खर्चा होता है, ये आप मतलब कि कोई 700 बिलियन रुपया का मुझे बताया गया कि जी 700 बिलियन रुपए की कटौती कही है आईएमएफ ने लॉन्ग रेंज प्रोग्राम के को आपके पास छोटे पटाखे हैं, वो आपके लिए काफ़ी है। ये लॉ एनीवे व्हाट नॉनसेंस ये तो मज़ाक है, मज़ाक ऐसा-वैसा भी नहीं है और बहुत ही सीरियस मज़ाक है। बट लेट्स गो फॉरवर्ड तो इसी पे बात करते हैं तो आदि ये क्या है डू यू थिंक होता हुआ नज़र आ रहा है आपको आईएमएफ से मुआहदा? अनफॉर्चुनेटली जो हालात लग रहे हैं, मतलब उसमें ये आईएमएफ का रिव्यू नहीं होता नज़र आ रहा, और ये आईएमएफ का रिव्यू नहीं आता तो मुझे लगता है कि आईएमएफ का जो करंट प्रोग्राम है, जिसका हम 9th रिव्यू में है और जून में ये ख़त्म हो जाना है और इसके बाद 2 रिव्यू रहते थे, वो भी नहीं होंगे। और मुझे लग रहा है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और मुझे लगता है कि हुकूमत इस चीज़ को मान चुकी है कि ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि सूरत-ए-हाल क्या है। आईएमएफ की हमने सारी कंडीशंस मान दी, कुछ ना कुछ करके हमने करेंसी को भी छोड़ दिया, हमने इंटरेस्ट रेट भी ऊपर ले गए, अभी 2% और भी इंटरेस्ट रेट ऊपर ले जाएँगे। हमने टैक्सेस भी लगा लिए, हमने बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी, हमने गैस की कीमतें भी बढ़ा दी। ठीक है जी, हमने गाड़ियों पे 25% टैक्स कर दिया, सारा कुछ सारे मेजर्स ले लिए, लेकिन इसके बाद भी चूँकि इस वक़्त हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं, वो तकरीबन 5 अरब डॉलर की हैं, और अगले साल की जो हमारी रीपेमेंट है, वो 25 अरब डॉलर की है। अगले 4 महीने की हमारी रीपेमेंट जो है 8-9 अरब डॉलर की है, और उसमें से रोल ओवर करके कुछ और आपको अरेंज करने हैं। तो आईएमएफ कहता है कि आपकी इतनी ज़्यादा पेमेंट है, इतने थोड़े रिज़र्व्स हैं, तो थोड़े रिज़र्व बिल्ड करें। तो आपके जून तक रिज़र्व होने चाहिए $10 बिलियन। उसके लिए आपको फाइनेंसिंग नहीं चाहिए, 5-6 अरब चाहिए। उसमें से सऊदी अरब और से आपने कहा कि मैं 2 अरब लूँगा, 1 अरब उधर से लूँगा, मैं यूएई से और कुछ कतर से लूँगा। अब जब सऊदी अरब से ये पूछने गए कि जी स्टेट बैंक ने लिख के दिया है, देगा स्टेट बैंक, सऊदी अरब कहता है हमने कोई कमिटमेंट नहीं दी। जब सऊदी अरब की बैक चैनल बात होती है तो वो कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ये काम होगा। फिर आप ज़ल्मे खलील की ट्वीट्स देखें, वो क्या कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं। फिर सऊदी अरब के एक पुराने सफ़ीर का अरब न्यूज़ पे आर्टिकल लगता है, जो न्यूज़ कॉपी भी करता है, कैरी भी करता है, वो भी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। अब आप खुद देखें कि आपके मुल्क के अंदर इस वक़्त जो केओस है, आपके मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहे, आपके मुल्क में गैलप के मुताबिक 61% पॉपुलेशन वाला जो पार्टी है, और जो 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 लीडर है, उसको आप कहते हैं कि ज ज जिसको आप जो गवर्नमेंट उसको कह रही है कि ये फितना डाल रहे हैं, फिर गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो पार्टी जो है, ये बैन होनी चाहिए, ये सारा कुछ। जब इस तरह की सूरत-ए-हाल होगी और वो चार्ज अप जो हमने पिछले कुछ 1 हफ्ते में देखा, तो उसके बाद कौन-सा सऊदी अरब या कौन-सा दोस्त जो है, वो आपको नए पैसे देगा और आप पे एतबार करेगा कि आप रिफ़ॉर्म करेंगे। और आईएमएफ भी जब ये देखेगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन भी वायलेट करते हैं, तो आईएमएफ भी एक स्टेप पीछे हो जाएगा कि भई ये तो काम होता नहीं नज़र आ रहा। और गवर्नमेंट को ये देके, गवर्नमेंट की ये स्ट्रैटेजी है, चूँकि आईएमएफ नहीं हो रहा, 5 अरब डॉलर के तकरीबन हमारे रिज़र्व हो गए हैं 3 अरब डॉलर से।
अब हम जून जुलाई तक कुछ काम खींचते हैं, हम कुछ रोल ओवर करा लेते हैं सऊदी अरब के हाथ जोड़ के, चाइना के हाथ जोड़ के। एक आज भी रोल ओवर था जो शायद हो जाएगा, और उसके बाद थोड़े बहुत वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के पैसे दे के हम जून जुलाई तक डिफ़ॉल्ट से खत्म कर देंगे। 2.5-3 बिलियन के रिज़र्व तक जाएँगे, केयरटेकर को देंगे, केयरटेकर को पढ़ाएँगे, आईएमएफ से नया प्रोग्राम करो, डेट रिस्ट्रक्चर करो और सारी मुश्किलें इस कौम पे डालो, हम इज़्ज़त हो से बाहर चली जाती है। ये मुझे इस वक़्त गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी लगती है, और इस सारे दौरान में इमरान खान को न्यूट्रलाइज़ करेंगे, और जो भी वो करना है वो आप बेहतर जानते हैं। सो अली थोड़ा स्लो डाउन, ये तो इसको जो कहते हैं द परफेक्ट स्टॉर्म, ये ट्रेन जी। रैक नहीं कहते, ट्रेन रैक के 2 हाँ। ट्रेन आ रही हैं दूसरी तरफ से हुँ। और बस ये क्लियर तसादम नज़र आ रहा है। आप कह रहे हैं कि ये कुछ शायद इनको पैसा मिल जाए इस इंटरिम पीरियड में, पैसा आईएमएफ से नहीं मिलेगा, कुछ ये पैसा अपनी कतर-मतर से लेके, यूएई से लेके और सबसे लेके इसको ये को 1 महीना 2 महीना चला के जून जुलाई तक करके और उसके बाद आप समझती हैं केयरटेकर हुकूमत आ जाएगी अक्टूबर के इलेक्शन से पहले वाली जो हमें नज़र आ रहा है और उनके हवाले ये सारा कबाड़ भेज के और खुद पीछे चल जाए, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही कि पैसे तो नहीं मिलेंगे, 5 अरब के डॉलर हैं, करंट अकाउंट को हमने ज़ीरो पे कर दिया है, यानी कि हमने इम्पोर्ट को कंप्रेस करके 4 अरब डॉलर पे कर दिया है। हम इंडस्ट्री एक-एक करके सारी बंद कर रहे हैं, नौकरियाँ निकल रही हैं, हम यही स्टेटस रखेंगे, जो इम्पोर्ट पीछे रहती है उसको नहीं रिलीज़ करेंगे, जो पेमेंट्स रहती है वो नहीं रिलीज़ करेंगे, और 3-4 महीने में जो 2 ढाई अरब की रीपेमेंट है कुछ कर देंगे, बाकी रोल ओवर करा देंगे, और हम चूँकि अक्टूबर में इलेक्शन है, तो जुलाई के अंदर आपने चले जाना है। जुलाई में हम या जून में बजट दे के, खुला मज़े का बजट दे के, सब कुछ बाँट-बूट के, जो कागज़ पे खाली खज़ाने के साथ, खाली उसके स्टेट बैंक के रिज़र्व के साथ हम केयरटेकर को देंगे कि नया आईएमएफ करो, वो डेट रिस्ट्रक्चर करो। वहाँ से अमेरिका से, इधर-उधर से वो केयरटेकर आएँगे, वो चीज़ों को सँभालेंगे और वो रिस्ट्रक्चर करेंगे, और पता नहीं उसमें इलेक्शन भी होते हैं कि नहीं। अल्लाह! उफ़! उफ़! तो इस वजह से ये मैं पढ़ रहा था ये पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल जो आपको पता है एक मुल्क का सबसे बड़ा ये जो बड़े-बड़े हमारे कंपनियाँ हैं, कुछ 100 सवा 100 कंपनियाँ हैं, इनका ये एक हुँ। एडवोकेसी प्लेटफ़ॉर्म है, वो कह रहा है पाकिस्तान में टाइम कम हो रहा है और जहाँ लोग ये ताकत की आज़माइश और ये ताकत का झगड़ा है, पॉलिटिकल पावर की बात करें, पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है और जो आपने बात की कि ड्रिप फीड और उम्मीद इससे काम नहीं चलेगा। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम ना हुआ और आपकी जो डेट है उसकी रीप्रोफाइलिंग नहीं हुई और आपके दोस्त ममालिक से पैसा नहीं आया तो तबाही तबाही है, पाकिस्तान इज़ रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो अली व्हाट विल हैपन? हुआ होगा ब क्या? बिल्कुल, मैं इत्तफ़ाक करता हूँ जे पीबीसी की जो आप जो जो ट्वीट बता रहे हैं, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। होगा क्या सर कि ये इसी तरह जिस तरह इस वक़्त इकॉनमी चल रही है, ये इससे भी स्लो डाउन होती रहेगी। आपकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो कुछ बंद हो चुकी हैं, कुछ आहिस्ता-आहिस्ता बंद होने लग जाएँगी और बहुत मिनिमम पे चलेंगी, बहुत सारी नौकरियाँ जाएँगी। आपका अभी गर्मी आ रही है, गर्मियों में आपकी लोड शेडिंग एकदम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो तेल मंगवाने के पैसे नहीं होंगे। फिर आपकी जो पेट्रोल की शॉर्टेजेज़ होंगी, उससे और तरह की चीज़ें होंगी, और शॉर्टेजेज़ से इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, फिर करेंसी पे रन आएगा, उस करेंसी रन से वो जो है पीकेआर और गिरेगा, और उसके बाद ये होगा कि जब आप डेट रिस्ट्रक्चर पे करने जाएँगे, एक्सटर्नल डेट, तो वो कहेंगे आप डोमेस्टिक डेट को रिस्ट्रक्चर करें। डोमेस्टिक डेट जो करेंगे तो इसका मतलब है कि जितने बैंकिंग के एसेट्स हैं, जो हुकूमत के पास है, उसमें एक कट लगेगा। जब उसमें कट लगेगा तो जो वो बैंकिंग के जो एसेट्स हैं, उसकी लायबिलिटीज़ मेरे आपके डिपॉज़िट्स हैं, जो यहाँ पे सारी पाकिस्तान में लोग रहते हैं, उनके सारे पैसे बैंक्स में पड़े हैं, वो पैसे कम होंगे, वो बैंक से पैसा निकालेंगे, बैंक रन पड़ेगा, और अजीब एक सिस्टम जो है ना कोलैप्स की तरफ जाएगा, और ये स्नोबॉल इम्पैक्ट आएगा, और उसकी वजह से कहीं किसी वक़्त कुछ सिविल रेस्ट भी हो सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, इन हालात से बहुत डर लग रहा है। अभी भी टाइम है कि हम चीज़ों को ठीक कर लें, हम कोई सारी पार्टीज़ आकर इस पे बैठ जाएँ, हम पाकिस्तान के बारे में सोचें,
पाकिस्तान की 65% जो आबादी 35 साल से कम है, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई-बहन हैं, उनके उनके फ्यूचर के बारे में सोचें, उनका मुल्क है, उनको हम क्या दे के जा रहे हैं, हमारे जो बड़े हैं, इस वक़्त जो हुकूमत में हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट में हैं, जो इमरान खान है, उनकी पार्टी है, ये सब मिलके इनका सोचें और बैठें और एक इसका फैसला करें कि हमने मुल्क को कैसे निकालना है। उसके लिए ज़ाहिर है एक इलेक्शन बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अवाम की आवाज़ से जो आता है वो आए, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज़ शरीफ हो, ज़रदारी हो, या कोई भी हो, जो भी आता है वो आए। लेकिन ये इसको कर नहीं रहे हैं, ये सप्रेस कर रहे हैं, चीज़ों को दबा रहे हैं, जितना दबाएँगे ये उतना शोला जो है ना बाद में और भड़केगा। और ये इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ें जो है ना, ये इस वक़्त इकोनॉमी मुल्क की ऐसी है कि ये सँभल नहीं पाएगी और लोग नहीं भूलेंगे इस चीज़ को। मतलब कि ये कोई हालात ऐसे नहीं है कि यार आपका कोई सिर्फ़ एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है 2014, 15, 16 के वक़्त का चले, धरना भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, इकोनॉमी ठीक चल रही है। इस वक़्त इकोनॉमी फर्स्ट। आपके जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप करेंगे क्या? आप किस चीज़ पे खेलेंगे, क्या करेंगे? आपके ये इंस्टीट्यूशन जो है वो किस तरह चलेंगे? आपकी हुकूमत कैसे चलेगी? आपका प्राइवेट सेक्टर कैसे चलेगा? आपके लोगों को एजुकेशन कैसे मिलेगी? आपके लोगों को हेल्थ कैसे मिलेगी? यहाँ पे खाने-पीने की शॉर्टेज ना हो जाए, ये मसले हो जाएँगे। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत-ए-हाल है। इसको देखने के लिए हमें पहले सबको मिल बैठना है और मुल्क की एक तरक्की की राह पे लाने के लिए उसके वो स्ट्रक्चर रिफ़ॉर्म करने हैं, उसकी ओपननेस करनी है, उसके अंदर औरतों को काम करने लाना है, जो टैक्स नहीं देता उनसे टैक्स लेना है और हमने चीज़ों को आगे लेके जाना है। सबसे पहले जब मुल्क के अपने लोग जो इस मुल्क से बाहर पैसा डाल फेंक रहे हैं, वो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर हैदर मेहदी जैसे साहब जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो पाकिस्तान बेहतर पैसे भेजेंगे। फिर ये सऊदी अरब, यूएई, प्राइवेट सेक्टर दुनिया भर का पैसा फेंकेगा। जब अपने लोग यहाँ पे सारा एक-एक करके पैसा निकाल रहा है, जिसको जो मौका मिलता है वो निकाल रहा है, तो बाहर वाला क्यों देगा? क्यों देगा? हुँ। अरे ये तो इतना इतना खतरनाक है। आपने अभी जब बैंकों की आप बात कर रहे थे तो मुझे किसी एक आप ही की तरह एक एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे कि ये जो इंडस्ट्रीज़ बंद होती जा रही हैं, आज मैंने पढ़ा हिनो-पार्क भी बंद हो गई, तो ये जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बंद हो रही हैं, इन्होंने लोन्स लिए हुए हैं बैंकों से। अब ये बैंकों के लोन वापस नहीं कर सकेंगे, इसलिए कंपनियाँ बंद होगी, तो ये डिफ़ॉल्ट करेंगे। जब ये डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो लोन सारे इनके खत्म हो गए। तो अगर व ये इंडस्ट्री डिफ़ॉल्ट करनी शुरू कर दे, बैंकों के प्राइवेट सेक्टर जो है और कॉर्पोरेट जो है, डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपने डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो आप बात कर रहे हैं, रै बैंक्स पे रन हो गया, लोगों ने लाइनें लग गईं पैसा निकालने के लिए। तो ये ना सिर्फ़ मईशत का बुरहान है, सियासी तो हमें नज़र आ रहा है, सिक्योरिटी का लोग कहते हैं, ये तो समाजी बुरहान हो जाएगा। ये तो जिस तरह वो हफ़ीज़ पाशा कह रहे हैं, हफ़ीज़ पाशा कहते हैं कि जी, आपकी व्हीट गंदम की इम्पोर्ट कम हो गई, कॉटन की कम हो गई, दवाइयों की कम हो गई, पेट्रोलियम, पाम ऑयल कम हो गई, सब कुछ कम हो गया। वो तो कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत खतरा है कि यहाँ खाने-पीने की अशिया और दवाइयाँ भी कम हो जाएँगी। तो जी, मुझे जी। जी, 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 ये सबसे बड़ा खतरा ये है, देखिए इस मुल्क के अंदर बहुत मुल्क के अंदर इस वक़्त भी एक इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है लोगों के, ठीक है ना? फिर भी इस मुल्क के अंदर जो शहरों में या पंजाब में बहुत सारे इलाकों में, सिंध के कुछ इलाकों को, बलूचिस्तान के इलाकों को छोड़ के रिमोट, यहाँ पे लोग भूखे नहीं सोते हैं। यहाँ पे लोगों को खाना मिलता है, यहाँ पे लोगों को छत मिलती है। आप न्यूयॉर्क के अंदर जाएँगे, टाइम्स स्क्वायर के अंदर, वहाँ पे आपको जो है होमलेस मिलेंगे। आपको लाहौर के अंदर चौबुर्जी में आज से 20 साल पहले मिलते थे, नहीं मिलेंगे। आप कराची में आप जाएँगे, आपको होमलेस नहीं मिलेंगे, लोगों को शेल्टर मिलता है, लोगों को खाना मिलता है, यहाँ पे बाँटा जाता है, वो होता है। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि इस मुल्क में इतना दाना है, इतना खाना है कि लोग खा सकते हैं। इस मुल्क में 20-20 लोग एक कमरे में रहते हैं, लेकिन उनको छत और बाथरूम मिलता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि बच्चों की न्यूट्रिशन वैल्यू खराब हो रही है, जिससे बच्चे स्टंटेड हो रहे हैं, वेस्टिंग हो रही है। लेकिन फिर भी एक हद तक खाना मिलता है और लोग चल रहे होते हैं। जब आपके मुल्क में खाना ही कम हो जाएगा, यानी आप देखें आप व्हीट ग्रोइंग कंट्री हैं और पिछले 20 साल में, 25 साल में आपकी यील्ड कांस्टेंट है तकरीबन, एरिया अंडर कल्टीवेशन कम होता जा रहा है। मैंगो के आपके फार्म हो तो वहाँ पे डीएचए बन गए हैं। यहाँ लाहौर में जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये इतनी फर्टाइल लैंड है डीएचए की आगे,
बेहतरीन चावल सारा लगता था और ये होता था यहाँ पे घर बन गए हैं। तो इस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने की वजह से लैंड अंडर कल्टीवेशन कम हो रहा है और आपकी यील्ड बढ़ नहीं रही और आबादी बढ़ रही है। ना सिर्फ आबादी बढ़ रही है पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ रही है। लोग डबल रोटी ज़्यादा खाते हैं, लोग बन ज़्यादा खाते हैं, लोग बिस्किट ज़्यादा खाते हैं। पहले इतना नहीं खाते थे तो उस वजह से फिर यंग पॉपुलेशन है, यंग आदमी ज़्यादा खाता है, तो आपकी खाने की जो कंज़म्पशन है वो बढ़ चुकी है, उतना प्रोड्यूस नहीं करते, आप इम्पोर्ट कर रहे हैं और फिर आपके यहाँ से स्मगल भी हो जाता है। तो ये 6 महीने, 8-12 महीने में ऐसी सूरत-हाल भी हो सकती है कि आपके मुल्क के अंदर जो है दाना कम हो जाए और अगर आपके मुल्क में दाना कम हो गया तो फिर आप सोचिएगा जब लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो फिर तो निकलेंगे, फिर निकलेंगे। इस मुल्क में इधर की हिस्ट्री में खाना हमेशा से रहा है, इस वजह से जो भी आता रहे वो उसको कबूल करते रहे। जिस दिन यहाँ पे खाना कम हुआ उस दिन सोचे क्या होगा? अनप्रेसिडेंटेड होगा और खतरा है इसका होने का। अभी मैं इसके बारे में क्लियर नहीं हूँ कि ये होगा कि नहीं होगा बट इसका रिस्क है, बड़ा रिस्क है। लेकिन जो दूसरा बैंकिंग कोलैप्स है और सारा वो रिस्क है वो तो बड़ा इमिनेंट है, बड़ा नज़र आ रहा है और बहुत तकलीफ़देह है। इसको हम बचा सकते हैं, आज भी बचा सकते हैं। मैं 1 साल से बोल रहा हूँ, वीओएनसी से पहले से बोल रहा हूँ ये ना करें, ये ना करें, ना करें। अप्रैल में, मई में, जून में, अक्टूबर में, फ़रवरी 23 में, मार्च 23 आ गया, हम बोले जा रहे हैं ना करें, ना करें, मुल्क का सोचें, बट कोई नहीं सोच रहा मुल्क का। और उस मुल्क को उस तरह के फ़ोर्सफुल और उस तरह के डिफ़ॉल्ट की तरफ हम लेके जा रहे हैं जिससे बड़ी तकलीफ़ होगी। यही हम बैठ के अपने फ़ॉरेन डेट को रीस्ट्रक्चर करें, हम सब बैठ के कहें कि जी ये रिफ़ॉर्म एजेंडा है, इस पे ये सारी पार्टीज़ मानती हैं, ये हम इलेक्शन करते हैं, जो आएगी पार्टी वो इसको लेके चलेगी और आगे चलेगी या भई फ़ौज डायरेक्टली आ जाए, वो इस इमरजेंसी लगा के केयरटेकर लगा ले, सब कहें जी हम इसको मानते हैं, लेके चलेंगे। कोई भी मॉडल लगाए, कोई मॉडल तो चलाए ना। ये जो आप चला रही हैं ये तो मॉडल नहीं है, केयरटेकर गवर्नमेंट है जिसकी लेजिटिमेसी नहीं है, एक पीडीएम गवर्नमेंट है जो कि बिल्कुल ही खोखली हुई हुई है और सारी पॉपुलैरिटी दूसरी साइड पे है और आप उस सब फोर्सेस मिलके उसके साथ कोलाइड कर रही हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? आप इस मुल्क को क्या किधर लेके जाने चाह रहे हैं? और ये खाना-पीना शॉर्ट हो गया तो बहुत ज़्यादती होगी, इस मुल्क के साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन अगर खाना-पीना शॉर्ट नहीं होगा लेकिन यहाँ पे लाखों लोग नौकरी से निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग जितना कमाते थे उससे कम कमा रहे हैं। हर घर की ये सूरत-ए-हाल है कि खर्चा अगर आपका लाख रुपए था तो खर्चा आपका 2 लाख के करीब होता जा रहा है, 3 साल पहले के लाख रुपए था, कमा आप 1.5 लाख रहे हो, डेढ़ भी नहीं रहे, 1 20 से 31 रहे हो। तो हर बंदा जो है ना अपनी कंज़म्पशन को गिरा रहा है, इकोनॉमी उससे गिर रही है, लाइफ़स्टाइल लोगों के डिटोरिएट हो रहे हैं। तो मतलब वो किस हद तक जाएँगे, आप इस मुल्क को किधर लेके जा रहे हैं? आप अपने हमसाये हिंदुस्तान को देखिए 9% पे ग्रो कर रहा है। अब बांग्लादेश को देखिए वो किस तरह आगे जा रहा है और हम लोग जो है आपस की इस लड़ाई से ही नहीं हटते। हम किस चीज़ के अंदर हैं, कौन-सी हमारी ऐसी पावर है, कौन-सी हमारी कोहेज़न है, जो लेके चल रही है, जो इस मुल्क के अंदर इस मुल्क के न्यूक्लियस के अंदर लोग उससे तंग आए हुए हैं, तो आप कैसे लेके चल सकते हैं? आप कुछ तो देखिए, आप किसी भी मॉडल पे जाएँ, आप इकोनॉमी को देखें, उसको लेके चलें। इस वक़्त इकोनॉमी नहीं देखी तो ये मुल्क जो है बहुत बुरे हालत में चला जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इस वक़्त हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे इमरान खान साहब हैं, इन सबको मिलके ये बैठ के फैसला करना है कि हमने मुल्क के लिए करना है और ये बैठना बहुत ज़रूरी है। ये लड़ाई-लड़ाई करते-करते मुल्क का बहुत नुकसान हो जाएगा। हुँ। अली इसका तो ख़ैर जो क्लियर एक नज़र आता है कि चूँकि इनके इतने डाइवर्जेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट का बिल्कुल डाइवर्जेंट ऑब्जेक्टिव है, पीडीएम का बिल्कुल ही अलहदा है, इमरान का अलहदा है। कहीं इनकी वो मुझे अलाइनमेंट या यूनिटी ऑफ थॉट किसी किस्म की भी नहीं आती बिकॉज़ जिस तरह आपने कहा कि पीडीएम की हुकूमत ने तो फ़ैसला कर लिया कि ये तो होना है, ये तो तबाही आनी है। हम या जुलाई में कागज़ पे एक ज़बरदस्त सा बजट दे के जाएँ और बाकी जो पीछे गंद है वो जो करता रहे, फ़ौज सँभाले, कोई सँभाले, इमरान सँभाले, कोई आए टेक्नोक्रेट सँभाले। तो ये तो उनसे तो मुझे तो कोई ख़ैर की उम्मीद नहीं है। मेरा नहीं ख़्याल कि एस्टेब्लिशमेंट की और उनके लोगों में इतनी अक्ल है, इतना फ़हम है कि वो ये समझ सकें। बड़ी लिमिटेड उनकी थिंकिंग होती है, जिस तरह मैं कहता हूँ सिंगल पसली दिमाग होता है। इट इज़ बियॉन्ड देम टू कॉम्प्रिहेंड सीरियसली, बियॉन्ड देम मज़ाक नहीं कर रहा, बियॉन्ड देम टू कॉम्प्रिहेंड कि क्या मैसिव पाकिस्तान के अंदर तबाही आएगी। लेकिन एक ब्लूमबर्ग इंटरेस्टिंग कह रहा है अली और वो कहता है कि उनका बेस केस ये है कि जून तक फंडिंग रिलीज़ हो जाएगी। वो समझते हैं कि जो बकाया 2.6 बिलियन है,
वो मिल जाएगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान किसी तरीके से फिसलता फुसलता निकल आएगा। और अगर ये पैसा ना मिला तो उनका ख्याल है कि चाइना ये गैप जो है प्लग कर लेगा, इसलिए कि चाइना का बहुत ज्यादा स्टेक है कि पाकिस्तान तबाही और बर्बादी में ना चला जाए। हालांकि पाकिस्तान को कोई 8 से 10 बिलियन डॉलर चाहिए अगले मार्च से लेकर जून तक। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि आपको चाइना इतने पैसे दे देगा, तो अभी तक चाइना ने तो वैसे कोई पैसे नहीं दिए। अभी तक तो चाइना की जो हिस्ट्री रही है, सीपेक के अंदर जितने प्रोजेक्ट आए हैं, वो प्रोजेक्ट हाई रेट्स में आए हैं, और वो प्रोजेक्ट के अब हम जो पैसे वापस करने हैं, चाइना वो मांगता है। चाइना नए पैसे कुछ इतने ज्यादा तो नहीं दे रहा, अगर वो दे देगा तो बड़ी अच्छी बात होगी। और आईएमएफ जो है वो उसी वक्त तक पैसे देगा जब आपके पास कहीं ना कहीं से फाइनेंसिंग आएगी। अगर आपको सऊदी अरब फाइनेंसिंग नहीं दे रहा, तो आपको चाइना फाइनेंसिंग दे देगा, तो आईएमएफ आ जाएगा। अगर आपकी फाइनेंसिंग कोई आ जाती है जो कि गैप है, तो आईएमएफ होगा। अगर वो नहीं आती तो आईएमएफ नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है। तो अब सवाल ये होता है कि वो फाइनेंसिंग हमें कैसे आएगी। वो फाइनेंसिंग अब पॉलिटिकल कुछ स्टेबिलिटी या क्लैरिटी आएगी तो उस पे आएगी। अच्छा, पॉलिटिकल पॉलिटिकल क्लैरिटी के दो तीन मामलात है। एक तो ये है कि जी आप इलेक्शन में जाए और जो हुकूमत आती है उसको लेके जाए। दूसरी है ये कि आप इस हुकूमत को खत्म करें और इमरान खान को न्यूट्रलाइज करें, वट एवर यू मीन बाय न्यूट्रलाइज। और आप एक लॉन्ग टर्म केयर का सेटअप ले आए और उसके पीछे आप खुद खड़े हो जाएं, और वो आप मुल्क को चलाएं। 3 दफा आप पहले भी चला चुके हैं डायरेक्टली, अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर दोबारा चलाएं। ठीक है जी, ये दूसरी सूरत हाल है। तीसरी सूरत हाल तो मुझे कोई नजर नहीं आती कि जी ये लड़ाई जो चल रही है चलती रही, इससे तो स्टेबिलिटी नहीं आती। अब अगर एक इन दोनों सिचुएशन में से कोई जून तक हमें होती नजर आ जाती है, तो फिर तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर तो आपके पास शायद ये चीजें हो जाए। जो मेरी इतलात हैं कि वो चाइना, जो सऊदी अरब कहता है कि वो मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। वो कहता है कि जी हम मुल्क के अंदर, आपके अंदर आईटी के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। हम आपके मुल्क के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। एग्रीकल्चर के अंदर देखें, इस वक्त बहुत सारी सरकारी जमीन फौजी जो इनको फूड वालों को मिल चुकी है। बहुत बड़ी जमीन है, इस पे भी आपको शो करना चाहिए कोई। और उस जमीन को साथ को ये जॉइंट वेंचर करेंगे परहैप्स, ये इनके साथ, सऊदी अरब के साथ। तो वहां से कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, जिससे एग्रीकल्चर सिक्योरिटी सऊदी अरब की भी और हमारे यहाँ पे यील्ड और उसका स्पिल ओवर बेहतर होगा। अगर ये आ जाती है, अच्छी बात है। होना ये चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। ये फौजी फूड्स क्यों कर रहे हैं, ये सवाल होना चाहिए, बट ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये एक अच्छी बात हो रही है। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा ये है कि आईटी के अंदर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करेगा। बट ये लॉन्ग टर्म गेम्स है, ये 3 4 साल 5 साल में आएंगे। चाइना भी इस तरह नए प्रोजेक्ट्स करेगा। मे बी चाइना ग्वादर के अंदर अपना इंटरेस्ट बढ़ा ले। आप ये देखें ना, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, तो ये बीच में ओमान के हालात भी बेहतर होंगे, तो ग्वादर की सिचुएशन भी कुछ बेहतर लगती है। सो अब आप बलूचिस्तान के साथ कुछ चीजें टाई अप करें, सारा कुछ करें, तो चीजें तो चल सकती है अगर आप चलाना चाहें तो। लेकिन मुझे अभी वो जो ब्लूमबर्ग की आप बात कर रहे हैं, वो मुझे कोई होती नजर नहीं आ रही है हम्म। अभी हम्म। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। या तो ऐसी बात है कि जो मुझे नहीं पती और किसी बैक चैनल पे बहुत ऊपर चल रही है, जो मैं तो हम्म। आपको सामने की बात बताता हूँ ना कि आईएमएफ हम्म। इस वक्त क्या कह रहा है। आईएमएफ ये कह रहा है, सामने की बात है सऊदी अरब ये कह रहा है, सामने की बात है चाइना ये कह रहा है, सामने की बात है आपकी हुकूमत ये कर रही है, सामने की हम्म। बात है एस्टेब्लिशमेंट का ये रुख है, सामने की बात है इमरान खान इस तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्लैश हो रही हैं। अब वो हम्म। आपको एक फ्यूचर की कोई चीज इस तरह की नजर आ जाए, कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाए जो हम्म। उस तरह का हो जाए, तो या देखें, आप सऊदी अरब को मिलिट्री हेल्प दे दे मिडिल ईस्ट में कुछ इलाकों में जो मांग रहे हैं, कुछ अमेरिका को आप उस अफगानिस्तान के अंदर काउंटर स्ट्रेटेजी में कुछ निकाल के दे दें, कुछ चाइना के साथ आप अपनी बना के रखें, चीजें बन सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान हाथ से निकल गया। पाकिस्तान में भी बड़ा पोटेंशियल है। पाकिस्तान का अभी भी डेट टू जीडीपी जो 80% है, जो जैसे कि डेट टू जीडीपी जब श्रीलंका का, जाम्बिया का, इनके होते 100% से ऊपर थे। हमारा रीपेमेंट का प्रॉब्लम, हमारी जेब में पैसे नहीं है, रिजर्व्स नहीं है, हमें वो रिजर्व बिल्ड करने हैं। और वो रिजर्व बिल्ड करने के लिए हमें लोगों से इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें पैसे उधार चाहिए। उसके लिए हमें अपने घर को सीधा करना है, तो हम अपने घर को सीधा नहीं करेंगे तो कोई नहीं देगा। ये बात तो मुझे क्रिस्टल क्लियर है। अब घर हम्म। को सीधा किस तरह करना है, वो अब आप मुझे बताइए। जी। ये बात यहीं पे रुकती है। तो ये हो सकता है, ये नहीं जो आईएमएफ जो हम्म। ब्लूमबर्ग कह रहा है, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है।
ये पॉसिबिलिटी है। और अगर हम साइंस देखें जो अमेरिका से, सऊदी अरब से आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि भाई आप अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं और एक रास्ते पे चले। अब अगर हमने जो भी वादे किए हैं आर्मी चीफ ने पीटीएम के साथ, तो मतलब उनको रिविजिट करें, जो सूरत इस मुल्क में ठीक है उसको लेके चले। इस मुल्क देखे देखे जी, पाकिस्तान फर्स्ट, 220 million people of the Pakistan first, 65% of the population below 35 are the first. इमरान खान, नवाज शरीफ, एस्टेब्लिशमेंट, ये सब बाद में आती हैं। तो आप अपने आप को पीछे रखें, आप अपने कद से ऊंचा निकलें और सामने आके आप इन लोगों के लिए कुछ करें। हुँ। बहुत अच्छी बात की अली, अल्लाह करे इन लोगों को इतनी अकल आए, लेकिन मैं जो कहता हूँ सिंगल पसली दिमाग है। अच्छा, ये एक बात आपने की थी कॉर्पोरेट फार्मिंग की, जो 45,000 एकड़ ज़मीन भक्कड़ में फौजी फूड को दी है, ये वो वाली उस डील की आप बात कर रहे हैं ना जी? अच्छा, ये फौजी फूड को दी है कॉर्पोरेट फार्मिंग करने के लिए सऊदी अरेबिया के साथ कोई जॉइंट वेंचर है, आपका ख़्याल है? मेरा ख्याल है कि अभी तो फौजी फूड हाँ, को दिया है, दूसरी पीछे से बात हो रही है कि सऊदी अरेबिया के साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर करना है, तो मुझे लगता है इस जमीन के ऊपर ही वो कुछ करेंगे। हाँ, ये मेरा हाँ, हाँ। कंजक्चर है, ये मेरा नहीं, कंजक्चर नहीं, है। नहीं, मेक सेंस, वरना फौजी कहाँ हल चलाता है, वो तो लोगों की किस्मतों पे हल चलाते हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर हल चलाते हैं वो। अच्छा, तो ये वो भी अब आप समझ कल आ गई। कल आपका शो देख रहा था ना, गंजे पे हल चलेगा। वो 1977 में जब एमआरडी की मूवमेंट हुई थी ना भुट्टो के हाँ, खिलाफ, तो उनका हाँ। ये 9 सितारे 9 पार्टीज थी, तो उनका नारा था गंजे के सर पे हल चलेगा, इसलिए कि उनका इंतखाबी निशान हल था और ये भुट्टो गंजा था, तो बड़ा नारा मशहूर हुआ था। अभी भी शायद ये होगा गंजे, 2 गंजों के सर पे हल चलेगा। अच्छा, तो ये बेस्ट केस, अच्छा मुझे ना अब व्हाई भला द चलेगा। लास्ट पोर्शन आ गया। मुझे ये बताएँ बेस्ट केस सिनेरियो में, बिकॉज़ अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो है शॉर्ट टर्म, कि शॉर्ट टर्म हो जाए ठीक, फिर आगे जाके। तो अगर शॉर्ट टर्म बेस्ट केस सिनेरियो मैं कहता हूँ कि जून में इलेक्शंस हो जाते हैं पाकिस्तान में, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के बेस्ट केस सिनेरियो मैं कह रहा हूँ, हाँ जी। तो सो व्हाट नीड्स टू बी डन? क्या देखिए, होगा? इलेक्शन हो जाते हैं तो अभी आप इस वक्त बैठे हैं सब हुकूमतें और कहें कि जी हम केयर टेकर सेटअप ला रहे हैं और यहाँ पे हम आईएमएफ की डील को लेके आगे चलते हैं, और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये पेपर पे लिख के दे दे कि जी जी आईएमएफ की जो भी शर्तें होंगी, जिस तरह होगी, प्रोग्राम को हम आगे लेके चलेंगे। और नई हुकूमत जून में आएगी, जुलाई में वो नया आईएमएफ प्रोग्राम करेगी। अच्छा, और सऊदी अरब से एक ये है कि जी करंट आईएमएफ कंडीशन सारी मांगेंगे, अगली जो आईएमएफ का डील होगी वो अगली हुकूमत करेगी। एक तो ये हो गया। दूसरी? दूसरी ये है कि जी हम इकोनॉमी को अपने रिफॉर्म्स करेंगे, हम जो है, जो सूबों के अंदर जो टैक्सेस हैं, रियल एस्टेट के ऊपर, लैंड के ऊपर टैक्स नहीं लेते, वो हम टैक्स लेंगे। हम जो रिटेल ट्रेड का बहुत बड़ा सेगमेंट जो टैक्स नहीं देता, हम उससे टैक्स लेंगे। और हम जो एग्रीकल्चर की टैक्स जो छुपा दिया जाता है जिसमें दूसरी इनकम, वो टैक्स लेंगे। जो नॉन फाइलर है उसको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हम हर बंदे से जो है डायरेक्ट टैक्स लेंगे। और हम जो नॉन फाइलर को इंक्लूसिव करेंगे और टैक्स रेट आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे, लेकिन पहले हम अपना टैक्स बेहतर बनाएंगे। और हम जो है इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज देंगे अच्छी जगहों पे। मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, सो बड़ी एक अकल की तीसरा बात। टैक्स रिफॉर्म हो गया। जी, जी हाँ, बताइए प्लीज़। मैं आपको बड़ा सिंपल सा आम अल्फाज में बताता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो पिछले 10 साल से, 5 साल 10 साल में हम कहते थे ना, किसी के पास $1 मिलियन हो ना, तो वो किधर इन्वेस्ट करेगा? हुँ, वो या तो कोई जो है रियल एस्टेट के प्लॉट ले लेगा, हुँ, या उस पे घर बना के बेचेगा, हुँ, या को वो दुकान खोल लेगा, या हुँ, छोटी मोटी कोई इंपोर्ट कर लेगा। हुँ, कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाए, कोई ऐसा हुँ, बंदा नहीं मिलेगा जो सही सीधा एक्सपोर्ट के सेक्टर को टारगेट करे। ये हुँ, सारे इन आसान तरीकों पे जाएँगे। क्यों इन आसान तरीकों पे जाएँगे? क्योंकि इन पे टैक्स नहीं लगता। और फिर हुँ, उस 1 मिलियन के ऊपर आप जो है पिछले 10 साल में आपने अगर 20% भी हर साल बनाया, तो आपने $2 मिलियन और बना लिया उसने। हुँ, 2 मिलियन डॉलर उसने और बनाया, तो उस $2 मिलियन के ऊपर उसने टैक्स जो है वो 30% होना था, वो नहीं दिया। तो वो हुँ, पूरा कंज़म्पशन में गया उसके, ठीक है ना? यानी कि उसने एक ऐसे बिज़नेस पे लगाया जो इनएफिशिएंट बिज़नेस था, फिर उस पे बिल्कुल। पैसे जो कमाए, अनप्रोडक्टिव है। सही है, उससे सही आपने गाड़ियाँ वाड़ी ली। आप है। पहले इस पे जब टैक्स करेंगे इसकी इनकम में, तो इसकी कंज़म्पशन श्रिंक होगी।
फिर जब आप इस बिज़नेस में लाने लाएँगे तो इस पे टैक्स हो जाएगा, उसमें वो रिटर्न नहीं निकलेंगे, तो फिर आप दूसरे सेक्टर में जाएँगे जिसमें एफिशिएंसी होगी। तो ये पूरा हुँ। एक सिस्टम ओवरऑल करके ठीक करने वाली बात है। फिर एनएफसी अवार्ड को रिविज़िट करना है। सूबों को जो इतने पैसे आराम से मिल जाते हैं, वो सूबे आगे वो टैक्सेस, चूँकि लैंड के टैक्सेस उनके पास है, वो कलेक्ट नहीं कर पाते। दूसरी बात ये है कि हमें थर्ड टियर को डेवलप करना है ताकि वहाँ से लीडर निकले, मिडल क्लास के से लीडर निकले और वो लीडर ऊपर जाएँ। इस मुल्क में हैदर साहब एक बहुत बड़ा लीडरशिप का फुकदान है। इस हुँ। मुल्क के अंदर भुट्टो एक लीडर पैदा हुआ था, उसके बाद नवाज़ शरीफ किसी हद तक आए या इमरान खान आए हैं और फिर उनकी खानदान अभी तक लेके चलते रहे हैं। इस मुल्क के अंदर इस तरह से नीचे से, क्योंकि हमने जो थर्ड टियर बनाई नहीं, हमारी वो 200-300 फैमिलीज़ हैं, उसी के अंदर से लीडर आते हैं। आप साउथ पंजाब में चले जाएँ तो फैमिली का एक मेंबर पीटीआई के लिए लड़ा होगा, दूसरा मेंबर पीएमएलएन के नज़र होगा, वो आपस में कज़न होंगे, पीछे एक उनकी शादियाँ भी एक हुई एक होगी। एक हाँ, पॉलिटिकल वो लीडरशिप का एक नया मंसूबा बनाना पड़ेगा जिससे एक नई लीडरशिप उभर के आए। हाँ, लाहौर में यहाँ पे लड़के जो हैं एचएसएन के हैं, हमारे दोस्त हैं, कोई पीटीआई में है, कोई उसमें पीएमएलएन में है, अच्छे हैं, लेकिन वो भी फैमिली से निकल रहे हैं। जब आप थर्ड टियर बनाएँगे तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्पिरेशन के मिडल क्लास से लोग निकलेंगे, उसमें से अच्छे लीडर ऊपर आएँगे और वो ऊपर जाके सिस्टम को ठीक करेंगे। आप इसकी तरफ अपने आप को बनाएँ, आप जगह दें। सबसे पहले फौज को, पॉलिटिशियन को जगह देनी है, नंबर 2 पॉलिटिशियन ने जो है थर्ड टियर को जगह देनी है, फिर ब्यूरोक्रेसी ने जो है प्राइवेट सेक्टर को जगह देनी है। जब ये सारी जगहें देंगे तो स्पर करेगा। अगर हर कोई कहेगा कि यार मैं इतना साइज़ है, मैं इतना बड़ा हो जाऊँ, तो दूसरा उसके अंदर घुसेगा तो फिर तो ये चीज़ें ठीक नहीं होगी। 75 साल से हम करके दे रहे हैं, ये नहीं ठीक होगा। आपको प्राइवेट सेक्टर को देना है, आपने उस प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पिटिशन लेके उसको ऊपर लेके आना है। मुल्क ठीक हो सकता है, लेकिन आपको ये टैक्स रिफ़ॉर्म करने हैं, आपको जो है अपने आप का आपने अपने जो इलेक्शंस करने हैं, आपके अपने सूबों को ठीक करना है और आपने इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसको जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड करना है और डायरेक्ट टैक्सेस पे लेके आना है। हुँ, और हुँ, आपने जो मिसट्रस्ट है ना लोगों का अवाम के साथ, उसको ख़त्म करना है। ये हुँ, आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है और दूसरा फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपने एजुकेशन पे खर्चना है ताकि अगली जो आपकी लॉट अच्छी आए। अभी भी देखें ना, आपके आईटी के अंदर आपकी एक्सपोर्ट जो है वो $2.5-3 अरब डॉलर की है। हुँ, आपके अगर 20,000 आईटी के बंदे निकलते हैं तो उसमें से 5,000 अनएम्प्लॉयबल होते हैं, 15,000 अनएम्प्लॉयबल होते हैं, जो कहते हुँ, हैं कि एम्प्लॉय नहीं हो सकते। अब वो पिछले 10 साल में लगा लें तो वो 1.5 लाख बनता है। वो 1.5 लाख बंदे को बूट कैंप में लेके 6 महीने लाए, उससे 15 से 30,000 बंदा निकल आएगा। आप आपकी आईटी एक्सपोर्ट जो है वो डेढ़ गुना हो जाएगी। तो हुँ, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है, इस पे हमें काम करना चाहिए, लोगों को स्किल सेट सिखाने चाहिए और उनसे काम कराना चाहिए। इस पे जब तक हम नहीं जाएँगे, ये चीज़ें ठीक नहीं होगी और ये सोच हमारे अंदर आनी चाहिए, हमारे लीडर्स में आनी चाहिए। अगर हमारे लीडर्स में ये सोच नहीं है, तो नए लीडर्स निकलने चाहिए, जिनमें ये सोच हो। हुँ, और मैं मैं ठीक। मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि इस मुल्क में, मुझे लगता है मिडल क्लास, देखिए एक तो इस मुल्क में वो लीडर कोई 70 साल से नीचे नहीं है या उसका बच्चा है वो। ठीक है ना? एक तो मिडल क्लास 35 साल से 50 साल, 55 साल के दरमियान के लीडर निकलेंगे, वो इस मुल्क के अंदर से इस मुल्क के दर्द को समझते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में उनका स्टेक है, उनका ओढ़ना-बिछोना इस मुल्क में है और वो जब तक इस मुल्क को ऊपर लेके नहीं आएँगे ना, ये मुझे नहीं लगता ये मुल्क ठीक होगा। वो वो गटर पे स्टॉप लगा हुआ है ना यार, तो वो बैक मारता है गटर। वो आगे आपको पता है स्टॉप किसने लगाया हुआ है। आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो मैं नहीं कह सकता इसलिए कि आई वरना नो, आई मेरा नो। अपना वीलॉग होता। तो वो सारा सारा गंद उसकी वजह से। ये पूरा निज़ाम जो 65 साल से एक मफलूज हो चुका है ना, वो यही हुआ है कि एक इदारे ने तमाम सारे इदारों को मफलूज कर दिया और कौम की सोच को भी रोक दिया। अली, मैं आई वुड लाइक टू पॉज़ दिस टुडे, बहुत ज़बरदस्त हुई। अ, इतनी क्लैरिटी से जब आप बात करते हैं तो मैं समझता हूँ यार मुझे बिल्कुल समझ आ गया। फिर मैं अगले हफ्ते का इंतज़ार करता हूँ कि अली आएँगे, अब फिर समझाएँगे। अली, बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान तआला अली खिज़र जैसे हमें लीडर्स दे, जिनके अंदर इतनी क्लैरिटी है, प टेक्निकली ब्रिलियंट है, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, पैशन है, कि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छे रास्ते पे चल पड़े। अली, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने अली खिज़र साहब को सुना इतनी क्लैरिटी से। अगर आपको आज भी नहीं समझ आई कि पाकिस्तान के मसले क्या हैं और उनका हल क्या है, तो फिर मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या कैसे समझ आएगी। मज़ाक में कह रहा हूँ। अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।
पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान की जो अशराफिया है, बदमाशी है, उनकी सिंगल पसली अकल को दो डबल पसली करे कि उनको कुछ समझ आए कि पाकिस्तान को किस तरह वो एक आग में ना फेंके। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।